आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस मैथमेटिशियन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने कैलकुलेशन की वजह से कई सालों तक लॉटरी कंपनीज को ठगता रहा और उसने 27 मिलियन डॉलर यानी कि 23 करोड़ कमाए। हालांकि मैथमेटिशियन डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी का शिकार था जिसमें अल्फाबेट्स को समझने में परेशानी होती थी, मगर किसी भी ऑब्जेक्ट और मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता था। उसके मुताबिक नंबर को लेकर उसके अंदर एक जुनून था और इसी जुनून और प्यार की वजह से उसने लॉटरी टिकट्स के वो नंबर सॉल्व किए जिसने उसे एक मिलियनियर बना दिया। हालांकि ये कभी पकड़ा नहीं गया, मगर एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर को एक दिन वो टिप मिलती है जिसकी वजह से उसका ये ऑपरेशन पकड़ा गया और तब उस जीनियस मैथमेटिशियन का वो सच सबके सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो आखिर कौन था ये जीनियस मैथमेटिशियन, कैसे वो इन लॉटरी के नंबर्स को फोर्स करता था और वो कौन सी टिप थी जिसकी वजह से उसका ये पूरा फ्रॉड पकड़ा गया। इस पूरे लॉटरी स्कैम के मास्टरमाइंड का नाम था जेरी सेल्बी, जो मिशिगन के एवार्ड का रहने वाला था। फरवरी 2003 की सुबह वो अपने घर में बने ऑफिस में पहुंचता है और इसी दौरान उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ती है जो काफी दिनों से उनकी टेबल पर पड़ी थी और तभी उसकी आंखें वो देख लेती हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाए। ये लॉटरी टिकट विन फॉल लॉटरी गेम का था जिसमें एक बहुत ही अनोखा ट्विस्ट हुआ करता था और जेरी उस टिकट को अपने हाथ में लेकर बहुत ही गौर से देखने लगता है। कुछ देर ऑफिस में गुजारने के बाद वो किसी काम से घर से बाहर चला जाता है जहाँ से लौटने में उसे रात हो जाती है और वो अपने बेड पर जाकर सो जाता है। आधी रात को अचानक जेरी की आंख खुलती है और उसके दिमाग में वो लॉटरी टिकट और उसके नंबर्स घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन हो जाता है कि वो उसी वक्त घर में बने अपने ऑफिस में पहुंचता है और उस लॉटरी टिकट और पेन पेपर को लेकर बैठ जाता है। अब जेरी उस लॉटरी टिकट के नंबर को उस पेपर पर लिखना शुरू करता है और वो पूरी रात नंबर्स को ऊपर नीचे और आगे पीछे करके लिख रहा था और इस तरह अगली सुबह हो गई। अब ये जेरी का एक रूटीन बन गया कि वो हर रात अपने घर में बने ऑफिस में जाता और वहाँ इस लॉटरी टिकट के नंबर को अलग अलग तरह से पेपर पर लिखता और धीरे धीरे उसे नंबर्स का वो पैटर्न दिखाई देने लगता है जिससे उसे ये समझ आने लगा कि उसके हाथ कुछ ऐसा लग चुका है जिसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही किसी ने सोचा है। इस पैटर्न के बनने के बाद जेरी को ये यकीन हो गया कि लॉटरी जीतना लक का नहीं बल्कि पूरे कैलकुलेशन का गेम है और जो उसके हाथ लगा था वो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जेरी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ से उसका और उसकी बीबी का 9 साल का वो सफर शुरू होने वाला है जो लॉटरी की दुनिया को हिला कर रख देगा। इस पूरी कहानी में जेरी की बीबी मार्ज ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया और वो दोनों मिशिगन के शहर एवार्ड में उस वक्त आकर बसे थे जब इस शहर की कुल आबादी 1900 हुआ करती थी। जेरी और उसकी बीबी मार्ज की कहानी शुरू होती है एथेंस हाई स्कूल से, जहां वो दोनों स्कूल में पहली बार मिले और यहीं से दोनों में प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। जेरी को शुरू से ही डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी जिसकी वजह से उसे रीडिंग करने में बहुत ही परेशानी होती थी क्योंकि वो अलग अलग लेटर्स और वर्ड को एक साथ जोड़कर सेंटेंस नहीं बोल पाता था और इसी वजह से रीडिंग एग्जाम्स में उसके नंबर हमेशा कम आते थे, मगर वो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। जेरी भले ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था मगर वो एक पजल सॉल्वर था और उसे हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता था, जिसकी वजह से सन 1966 में उसका नंबर्स, पैटर्न्स और पजल को सॉल्व करने का सफर शुरू हुआ यूं कि जेरी को सन 1966 में केलॉग्स कंपनी में मटेरियल एनालिसिस की जॉब मिल जाती है जहां उसका काम था कि वो पैकिंग बॉक्सेस को इस तरह डिजाइन करे जिसके अंदर पैक होने वाले खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जेरी का ऑफिस उसी फैक्ट्री के अंदर था जहां ये डब्बे में पैक होने वाले सीरियल्स बनाता जाता और क्योंकि वो इस कंपनी का बॉक्स डिजाइनर था इसीलिए वो दूसरी कंपनीज के सीरियल बॉक्सेस के भी सैंपल्स को अपने पास रखता था ताकि वो अपनी कंपनी के बॉक्सेस को दूसरी कंपनी से बेहतर डिजाइन कर सके। जेरी ने अपना ऑफिस लैब के अंदर इसीलिए रखा था ताकि वो दूसरी कंपनीज के सीरियल बॉक्सेस से सीरियल्स निकालकर उसे हीट करके उसका वजन कर सके और उसके निकलने वाले रिजल्ट्स को केलॉग्स फ्रूट लूप से कंपेयर कर सके। इसी दौरान एक दिन जेरी की नजर जनरल मिल्स कंपनी के सीरियल बॉक्सेस पर पड़ती है जिस पर कुछ नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए थे। ये वो नंबर्स और लेटर्स थे जो हर कंपनी अपने बॉक्सेस पर लिखती थी ताकि किसी भी बॉक्स की सेल्फ लाइफ का पता लगाया जा सके और ये देखते ही जेरी सोचने लगता है कि क्या वो इन नंबर्स और लेटर्स से कुछ निकाल सकता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। जेरी इस बात की खबर अपने मैनेजर को देते हुए उसे ये बताता है कि वो इन नंबर्स और लेटर्स की मदद से ये बता सकता है कि डब्बे में पैक ये सीरियल्स अपनी शेल्फ लाइफ से पहले ही खराब हो चुके हैं और इस बात का फायदा वो उठा सकते हैं। जेरी के मैनेजर को इस बात में कुछ खास दिखाई नहीं देता
और वो जेरी से कहते हैं कि वो बस अपने काम पर ध्यान दे। मगर जेरी अपने मैनेजर की बात का बुरा ना मानते हुए इस बात से खुश था कि उसकी आंखें वो देख पा रही थी जो कोई और नहीं देख पा रहा था। अब जेरी का इंटरेस्ट दिन ब दिन नंबर्स में बढ़ता जा रहा था और अब वो मैथमेटिक्स की उन बारीकियों को सीखना चाहता था जिसकी वजह से उसने केलॉग्स कम्युनिटी कॉलेज की नाइट क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब जेरी अपने काम के साथ नाइट कॉलेज में भी पढ़ने लगा और महज कुछ ही सालों में उसने कई डिप्लोमास और मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री भी हासिल कर ली। हालांकि वो मैथमेटिक्स में मास्टर्स भी करना चाहता था मगर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से कर नहीं पाया। जेरी चाहता था कि उसके बच्चे भी मैथ्स में इंटरेस्ट लें और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल करें और इसी वजह से वो अक्सर अपने बड़े बेटे जो हाई स्कूल में था उसे जमा किए हुए कॉइन्स गिनवाता था। कॉइन्स को जेरी बैंक से खरीदता था इस उम्मीद में कि अगर कॉइन्स बेचते वक्त बैंक से कोई गलती हो जाए तो उसके हाथ कुछ रेयर और कीमती कॉइन लग सकते हैं। और आखिरकार एक बार जेरी का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार कॉइन्स का जो पैकेट उसने बैंक से खरीदा उसमें उसके हाथ एक पुराना और कीमती कॉइन लग गया जिसे बेचकर उसने $2000 कमाए। बहरहाल कई साल केलॉग्स कंपनी में काम करने के बाद जेरी फैसला करता है कि अब वो दूसरों के लिए नौकरी नहीं करेगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। जेरी अपनी बीबी मार्ज को ये बताते हुए उससे ये डिस्कस करता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और तब उन दोनों के बीच ये तय होता है कि वो दोनों मिलकर एवार्ट मिशिगन में एक जर्नल स्टोर खोलेंगे। एवार्ट उनके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट जगह थी और क्योंकि यहाँ की आबादी महज 2000 थी और यहाँ के ज्यादातर लोग वहीं बनी फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे। हालांकि ये एक छोटा सा रिमोटेड कस्बा था मगर 2 ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज होने की वजह से यहाँ के वर्कर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते थे और वो अपने लिए अच्छी खासी खरीदारी करते थे। बहरहाल जेरी और उसकी बीबी एवार्ट में अपनी जर्नल स्टोर खोल लेते हैं और स्टोर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये स्टोर उन्होंने सन 1984 में शुरू की थी जिसका नाम उन्होंने कॉर्नर स्टोर रखा और जेरी की बीबी मार्ज भी उसके साथ मिलकर ये स्टोर संभालने लगी। उनका एक फिक्स रूटीन था कि वो स्टोर को रोज सुबह 7 बजे खोल लेते और ये स्टोर रात 12 बजे तक कस्टमर्स के लिए खुला रहता, जिसमें मार्च का काम था कि वो पूरा बुक्स डिपार्टमेंट संभालती थी और जेरी के जिम्मे स्टोर के लिए खरीदारी करने का काम था जिसमें वो सिगरेट्स और शराब भी खरीदता था। हालांकि जेरी वैसे तो एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहा था और उसका रूटीन भी बहुत ही बोरिंग था मगर उसका नंबर्स और पजल्स को सॉल्व करने का इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ और इसी का फायदा उठाकर उसने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। मिसाल के तौर पर उस वक्त सिगरेट कंपनीज हर कन्वीनियंस स्टोर को एक कार्टून पर $1 का डिस्काउंट देती ताकि वो उनकी सिगरेट्स अपने स्टोर की शेल्फ में लगाएं और इसी का फायदा उठाकर वो इन सिगरेट्स को डायरेक्ट कंपनी से खरीदने लगा और उसने ये कार्टून्स उन छोटे रिटेलर्स को $1 के डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया जिन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था। इसका ये फायदा हुआ कि वो जितने सिगरेट्स के पैकेट अपने कन्वीनियंस स्टोर से नहीं बेच पा रहा था उससे ज्यादा वो इन रिटेलर को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था क्योंकि उनका ये कॉर्नर स्टोर सबसे ज्यादा लंबे वक्त के लिए खुला रहता था और जेरी और उसकी बीबी भी ज्यादातर कस्टमर्स को नाम से जानते थे जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट दिखाकर बेचा करते थे। और यहीं से जेरी के दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपने स्टोर में लॉटरी मशीन इंस्टॉल करेगा। हालांकि जेरी ने मशीन महज बिजनेस पर्पस के लिए इंस्टॉल करी थी मगर वो ये नहीं जानता था कि नंबर्स को सॉल्व करने का जुनून उसे इतना आगे ले जाएगा और आगे चलकर वो पूरी लॉटरी की दुनिया को बदलने वाला है। पहली लॉटरी मशीन जो स्टोर में इंस्टॉल हुई वो एक मरून कलर की मशीन थी जो मिशिगन स्टेट लॉटरी टिकट छापती थी। एवार्ट में रहने वाले लोगों ने इससे पहले कभी भी कोई लॉटरी मशीन नहीं देखी थी, इसीलिए इस बात की खबर पूरे एवार्ट में बहुत ही तेजी से फैलने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग लॉटरी खेलने के लिए जेरी के स्टोर में आने लगे। मिशिगन स्टेट जेरी को हर लॉटरी टिकट बिकने पर 6% का कमीशन दे रहा था और साथ ही साथ जीता हुआ लॉटरी टिकट अगर उसके स्टोर पर कैश कराया जाता तो उन्हें 2% और एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जेरी को ये समझ आने लगा कि वो इस बिजनेस से काफी अच्छे पैसे कमा सकता है, इसीलिए अब वो न्यूज़पेपर्स में भी एड्स देने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लॉटरी टिकट खरीदे। जेरी सेल्स को बढ़ाने में भी बहुत माहिर था और अगर वो देखता कि लॉटरी टिकट की सेल डाउन हो रही है
तो वो इन टिकट्स पर एक चमकता हुआ कॉइन लगा देता और कस्टमर से कहता कि अगर वो इन टिकट्स को खरीदेंगे तो ये कॉइन्स उनके गेम में अच्छी किस्मत लेकर आएंगे। जेरी का ये आइडिया भी काम कर गया और वो महज लॉटरी टिकट्स बेचकर साल के $20,000 कमा रहा था। हालांकि जेरी और उसकी बीबी खुद लॉटरी नहीं खेलते थे, मगर जेरी कभी कभार एक आध लॉटरी टिकट खुद खरीद लेता ताकि वो ये जान सके कि इन लॉटरी टिकट्स के नंबर को किस मैक्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। उसका दिमाग हर वक्त इसी जद्दोजहद में रहता कि वो किसी तरह इन नंबरों का तोड़ निकाल सके, जिसमें वो आगे चलकर कामयाब भी हुआ। बहरहाल जेरी का बिजनेस आगे कुछ सालों में काफी फल फूल गया और उसने कई लॉटरी मशीन्स और बढ़ा ली और कुछ लोग भी रख लिए जो इन लॉटरी मशीन्स को मैनेज करते थे। अब जेरी अपनी बीबी के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करने लगा और लगभग 15 सालों तक उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। मगर सन 2000 में वो फैसला करते हैं कि वो काम से रिटायरमेंट ले लेंगे। इस फैसले के बाद वो अपना बिजनेस बेच देते हैं और मार्ज जो पूरी तरह घर संभालने लगी, वहीं जेरी अपने दोस्त के साथ बैठकर अपना वक्त काट रहा था या फिर कभी कभार कॉर्नर स्टोर चला जाता और वहाँ के नए ओनर से बातचीत करने लगता। जेरी अपना रिटायरमेंट बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छी तरह काट रहा था और तभी 3 साल बाद मिशिगन स्टेट एक नई लॉटरी लॉन्च करती है जिसका नाम था विनफॉल। रोज की तरह जेरी एक सुबह कॉर्नर स्टोर पहुंचता है वक्त काटने के लिए कि तभी उसकी नजर एक लॉटरी ब्रोशर पर पड़ती है जिस पर विनफॉल लिखा हुआ था। इस ब्रोशर में लॉटरी टिकट का जो प्राइस लिखा था वो महज $1 था। मगर एक बात थी जिसने जेरी का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा और वो था इस गेम का स्ट्रक्चर और किस तरह ये गेम डिजाइन किया गया था। इस लॉटरी गेम में प्लेयर्स को 1 से 39 नंबर्स के बीच 6 नंबर्स को चुनने होते थे और मिशिगन स्टेट लॉटरी जब इन लॉटरी नंबर्स को अनाउंस करती थी तब इन प्लेयर्स को देखना होता था कि ये लॉटरी नंबर्स उनके चुने हुए नंबर से मैच हो रहे हैं या नहीं। और अगर किसी प्लेयर के चुने 6 के 6 नंबर्स अनाउंस हुए लॉटरी नंबर से मैच हो जाते तो उनका जैकपॉट लग जाता और अगर उनके 5, 4, 3 या उससे कम नंबर्स मैच होते तो ये अमाउंट कम हो जाता। हालांकि जैकपॉट अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि लॉटरी टिकट्स की कीमत महज $1 थी, मगर इसके बावजूद भी लॉटरी टिकट सस्ता होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीद रहे थे इस उम्मीद में कि एक दिन उनका जैकपॉट लग जाएगा। इसी दौरान जेरी का दिमाग इस गेम की उस कमी को पकड़ लेता है जो उसे एक मिलियनियर बनाने वाली थी। जेरी देखता है कि विनफॉल गेम में अगर कोई जीत नहीं पाता तो जैकपॉट का अमाउंट बढ़ता चला जाता और अगर ये अमाउंट 5 मिलियन तक पहुंच जाता तो इस गेम में एक रूल लागू हो जाता जिसका नाम था रोल डाउन। रोल डाउन के हिसाब से जैकपॉट अमाउंट अब हर उस विनर में बटेगा जो सभी 6 नंबर्स के अलावा उससे कम नंबर्स को भी प्रेडिक्ट करता है और उसके चुने हुए लॉटरी नंबर से मैच हो जाएंगे। ये रोल डाउन हर 6 हफ्ते में एक बार होता था और मिशिगन स्टेट इससे एक बड़े इवेंट की तरह करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लॉटरी खेलने की तरफ आकर्षित हो। इसका फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग टिकट्स खरीदने लगे ताकि उनके चुने हुए नंबर्स लॉटरी नंबर से मैच हो जाए और जैकपॉट अमाउंट में उन्हें हिस्सा मिल जाए। इस ब्राउचर में ये भी लिखा हुआ था कि कितने सही नंबर्स प्रेडिक्ट करने पर कितने पैसे मिलेंगे। 4 सही नंबर्स का प्रेडिक्शन करने वाले प्लेयर्स 1500 में से एक थे। इसका साफ मतलब था कि 1500 लोगों में से महज एक ही शख्स इन 4 सही नंबर पर दाव लगाकर ये $200 जीत सकता था। और अब जेरी अपने कैलकुलेशन पर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है जिससे उसे ये समझ आने लगता है कि अगर प्लेयर रोल डाउन तक रुक जाए तो उसके जीतने के चांस काफी बढ़ जाएंगे, मगर ये तभी मुमकिन है जब कोई 6 नंबर्स को सही प्रेडिक्ट ना कर पाए। जैसे जैसे जैकपॉट अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे 3 सही नंबर का प्रेडिक्शन करने वाले प्लेयर का प्राइज मनी भी बढ़ता चला जाता है और जो प्लेयर 4 सही नंबर को प्रेडिक्ट कर लेता है उसे इनाम का 50 गुना ज्यादा दिया जाता है। अपना सारा हिसाब किताब लगाने के बाद जेरी को ये समझ आने लगता है कि वो ये लॉटरी टिकट्स उसी हफ्ते के दौरान खरीदेगा जिस हफ्ते रोल डाउन अनाउंस होने वाला हो। मगर उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो ये सब कुछ अपनी बीबी से छुपा कर करना चाहता था और इसके लिए वो एक बेहतरीन तरीका निकाल लेता है क्योंकि जेरी खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि जो कैलकुलेशन वो बिठा रहा है वो सभी सही है या नहीं। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो पहले अपनी थ्योरी को पेपर पर टेस्ट करेगा। रोल डाउन वीक के दौरान वो लॉटरी टिकट्स नहीं खरीदता बल्कि सिर्फ कुछ नंबर्स अपने दिमाग में प्रेडिक्ट करता है और जब स्टेट लॉटरी रिजल्ट को अनाउंस करती है तब उसके प्रेडिक्शन सही निकलते हैं और उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी थ्योरी काम कर रही है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के बाद अब जो आखिरी काम बचा था वो ये था कि अब जेरी रियल लॉटरी खेले और जैसे ही स्टेट लॉटरी अगला रोल डाउन अनाउंस करती है वैसे ही जेरी अपनी कार में बैठकर एक जनरल स्टोर के लिए निकल जाता है।
जो इवॉट से 75 किलोमीटर दूर मिशिक में था। जेरी स्टोर में लॉटरी टिकट्स खरीदने आया था और उसने टिकट्स अपने शहर इवॉट से इसीलिए नहीं खरीदे क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग उसे जानते थे और वो ये नहीं चाहता था कि लोग उससे ये सवाल पूछे कि वो इतने सारे टिकट्स क्यों खरीद रहा है। बहरहाल जेरी जब स्टोर के ओनर से लॉटरी टिकट देने के लिए कहता है तब वो उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि जेरी ने 2200 लॉटरी टिकट्स मांगे थे। क्योंकि हर लॉटरी टिकट $1 का था इसीलिए जेरी $2200 निकालकर स्टोर ओनर को देता है और खड़ा होकर टिकट्स प्रिंट होने का इंतजार करने लगता है। टिकट्स प्रिंट होने के बाद जेरी वहाँ से वापस लौट जाता है और रोल डाउन अनाउंस होने का इंतजार करने लगता है और महज कुछ ही दिनों के बाद मिशिगन स्टेट रोल डाउन अनाउंस कर देते हैं। रोल डाउन अनाउंस होते ही जेरी सभी 2200 टिकट पर अलग अलग नंबर्स को प्रेडिक्ट करता है और जब वो अपना हिसाब किताब लगा लेता है तब उसकी जीत की रकम उसके लगाए हुए पैसों से महज $50 कम थे जितना उसने टिकट खरीदने के लिए खर्च किए थे, यानी कि $2150। अब तक यहाँ कोई और होता तो हार मान जाता, मगर जेरी के दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे थे और दोबारा अपना कैलकुलेशन करने के बाद उससे ये समझ आता है कि उसने बहुत ही कम पैसे लगाए थे इस लॉटरी को जीतने के लिए, क्योंकि वो जितनी बड़ी लॉटरी जीतना चाहता था उसके हिसाब से उसने कम पैसे खर्च किए थे। अब उसे जरूरत थी और ज्यादा टिकट्स खरीदने की ताकि वो अपने जीतने के चांसेस को अपनी थ्योरी के हिसाब से और बढ़ा सके। और इसी वजह से जैसे ही दूसरा रोल डाउन अनाउंस हुआ जेरी दोबारा उसी स्टोर के लिए निकल गया लॉटरी टिकट्स को खरीदने के लिए। इस बार वो 3400 टिकट्स खरीदता है जो पिछली बार से 1200 टिकट ज्यादा थे, मगर उसे हर वक्त यही डर सता रहा था कि अगर वो टिकट्स घर लेकर गया तो उसकी बीबी को इस बारे में पता चल जाएगा और इसीलिए इस बार उसने सभी लॉटरी टिकट्स को उसी जनरल स्टोर में बैठकर प्रेडिक्ट किया। और जब उसने उस स्टोर के अंदर अपना हिसाब किताब लगाया तब उसकी आंखों में चमक आ गई। इस बार जेरी $6300 जीत चुका था और ये उसके पैसों से 46% ज्यादा था जो उसने लॉटरी टिकट्स खरीदने में लगाए थे। और इस तरह वो विनफॉल लॉटरी का तोड़ निकाल चुका था जो आगे चलकर उसे बहुत अमीर बनाने वाली थी। अगले रोल डाउन में जेरी ने $18,000 के टिकट खरीदे और इस बार जो रकम उसने जीती थी वो थी $15,700 और इस बार ये उसके लगाए हुए पैसों पर 100% प्रॉफिट था। लगातार एक के बाद एक जीत से ये साबित हो गया था कि जेरी की थ्योरीज और उसके कैलकुलेशंस बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और तब वो फैसला करता है कि वो अब इस बारे में अपनी बीबी को बता देगा। एक वेकेशन के दौरान जब वो इस बारे में अपनी बीबी को बताता है तब वो हल्का सा मुस्कुरा देती है क्योंकि वो जेरी के नंबर सॉल्व करने के टैलेंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह जानती थी और उससे ये सुनकर कोई ताजुब नहीं होता। जेरी का मानना था कि ना तो वो कोई फ्रॉड कर रहा है और ना ही लॉटरी कंपनीज को धोखा दे रहा है, वो बस सही वक्त पर ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीद रहा था और अपने कैलकुलेशन की वजह से हर लॉटरी जीत रहा था। जहाँ जेरी पहले अकेले लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता था वहीं अब उसकी बीबी मर्ज भी उसके साथ जाने लगी और क्योंकि ज्यादातर स्टोर ओनर्स उन्हें जानते पहचानते थे इसीलिए किसी को भी उन पर शक नहीं होता था कि वो इतने ज्यादा लॉटरी टिकट्स क्यों खरीद रहे हैं। अब उनका एक रूटीन बन गया कि वो हजारों टिकट्स प्रिंट करवाते, रोल डाउन के अनाउंस होने का इंतजार करते और अपने घर में बैठकर इन सभी टिकट्स को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करते। प्रेडिक्टेड टिकट को वो दोबारा चेक करते कि उनसे कुछ छूट तो नहीं गया और फिर जीतने पर लॉटरी टिकट को कैश कर लेते। जेरी को अब ये लॉटरी स्कैम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे और तब वो अपने बच्चों से पूछता है कि क्या वो भी इस लॉटरी से पैसे कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो फौरन राजी हो जाते हैं। मगर इस बार वो पूरी फैमिली मिलकर 18,000 हार जाती है क्योंकि किसी और शख्स ने ये रोल डाउन जैकपॉट जीत लिया था और जीत के सारे पैसे उसे चले गए थे। इस हार के बाद जेरी के बच्चों का कॉन्फिडेंस बुरी तरह टूट जाता है, मगर जेरी उन्हें समझाता है कि ये महज खेल का एक हिस्सा है और उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जेरी की बात मानते हुए उनके बच्चे दोबारा लॉटरी खेलते हैं और महज 2 हफ्तों के अंदर ही वो इतने पैसे कमा चुके थे जितने उन्होंने गवाए थे। अपने स्कैम को बिजनेस में बदलने के लिए जेरी और उसकी बीबी मर्ज सन 2003 में एक लॉटरी कॉर्पोरेशन खोलते हैं जिसका नाम उन्होंने GS इन्वेस्टमेंट रखा और आगे चलकर कुल 25 लोगों की टीम भी बन गई जिसमें 2 पुलिस वाले, 3 लॉयर और एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। सन 2005 आते आते अब उनकी कंपनी GS इन्वेस्टमेंट एक साथ 12 हफ्तों तक के रोल डाउन पर दाव लगाती रही थी जिसकी वजह से उनकी जीत की रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहली बार में उन्होंने $40,000 जीते जो दूसरी बार में बढ़कर $80,000 हो गए और तीसरे हफ्ते में ये रकम बढ़कर $6,40,000 हो गई जिसकी वजह से वो बेशुमार पैसा कमा रहे थे। मगर तभी मिशिगन स्टेट अचानक विनफॉल लॉटरी को बंद कर देती है
उन्होंने ये फैसला इसीलिए किया था क्योंकि उनके लॉटरी टिकट्स की सेल दिन ब दिन कम होती जा रही थी। और ये खबर सुनकर जेरी और उसकी कंपनी में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही मायूस हो गए। जेरी अभी सोच में पड़ जाता है कि वो और उसकी कंपनी अब क्या करेंगे कि तभी उसके कंपनी का एक पार्टनर उसे मेल करके बताता है कि मैसेच्यूसेट्स ने एक नई लॉटरी लॉन्च की है जो विनफॉल से मिलती जुलती है और उसका नाम है कैश विनफॉल। हालांकि इन दोनों लॉटरी के नाम काफी हद तक एक जैसे थे, मगर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, जिसमें पहला फर्क ये था कि इस लॉटरी के हर टिकट की कीमत थी $2, विनफॉल के $1 से ज्यादा, और इसमें जो भी 6 नंबर प्रेडिक्ट करने थे वो 1 से 46 नंबर्स के बीच होने वाले थे, जबकि विनफॉल में यही नंबर 1 से 49 के बीच में थे। और साथ ही साथ इसमें रोल डाउन $2 मिलियन के अमाउंट तक पहुंचने पर था, जबकि विनफॉल में यही अमाउंट $5 मिलियन पर था। अब जेरी के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैसेच्यूसेट्स इवार्ड से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर था और जेरी भी वहाँ किसी स्टोर ओनर को नहीं जानता था जो बिना शक किए उसे हजारों टिकट्स निकाल कर दे दे। मगर जल्दी उसे अपने पार्टनर से मैसेच्यूसेट्स के एक स्टोर ओनर का कांटेक्ट मिल जाता है जो उसकी मदद करने वाला था। सन 2005 की एक सुबह जेरी फैसला करता है कि वो इस कैश विनफॉल लॉटरी को खेलेगा और अपनी कार में बैठकर मैसेच्यूसेट्स के लिए निकल जाता है, जो कि एक 12 घंटे का लंबा सफर होने वाला था। मैसेच्यूसेट्स लॉटरी का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि वो टिकट की सेल और किसी भी ऐसी चीज जो रूल्स के खिलाफ होती थी उस पर बहुत ही कड़ी नजर रखते थे। और यही वो वजह थी कि हर स्टोर ओनर को एक दिन में $5000 से ज्यादा की टिकट्स बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि ये जेरी के लिए एक परेशानी थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जिस स्टोर ओनर के बारे में उसके पार्टनर ने उसे बताया था वो उसे हजारों टिकट देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इसके बदले वो जेरी की कंपनी GS इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी पार्टनरशिप मांगता है जो उसे दे दी जाती है। कैश विनफॉल लॉटरी पहली बार खेलने में जेरी 60,000 टिकट्स खरीद लेता है जिसकी कीमत $1,20,000 होती है, और इस बार रोल डाउन वीक में जो रकम उन लोगों ने जीती थी वो थी $6,70,000। उधर मैसेच्यूसेट्स लॉटरी के भी टिकट्स इस कैश विनफॉल की वजह से खूब बिक रहे थे, जिसकी वजह से लॉटरी अमाउंट भी बढ़ जा रही थी और जेरी और उसकी बीबी मर्ज इस बात का फायदा उठाकर लगातार एक के बाद एक लॉटरी खेलते जा रहे थे। और सन 2006 आते आते वो लोग $5 मिलियन कमा चुके थे। इतने सालों में महज एक बार यानी कि सन 2010 में एक लॉटरी ऑफिसर ने उन्हें टिकट खरीदते दौरान चेक किया था, मगर उसने अपने सीनियर्स को यही बताया कि सब कुछ ठीक है और कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब जेरी के बच्चे और उनके रिश्तेदार भी इस लॉटरी स्कैम का फायदा उठाकर बेशुमार पैसा कमा रहे थे। जेरी ने उस पूरे फ्रॉड को अंजाम देने के लिए एक रूल बना रखा था और वो ये था कि सभी लोग चुपचाप बिना किसी का ध्यान खींचे लॉटरी खेलेंगे, मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो इस रेस में अकेला नहीं है, क्योंकि मैसेच्यूसेट्स की MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रुप ने भी कैश विनफॉल की इस कमी को पकड़ लिया था और अब वो लोग भी रोल डाउन पर बड़े दाव लगाकर बड़े पैसे बना रहे थे। जेरी और उसकी कंपनी के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि तभी सन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इस लॉटरी स्कैम ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जून सन 2011 की एक दोपहर एंड्रे स्टेट, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी, उसके पास एक खबर आती है और वो खबर ये थी कि कैश विनफॉल लॉटरी में कुछ अजीब हो रहा है। ये सुनते ही एंड्रे उन लोगों की एक लिस्ट बनाना शुरू करती है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में $200 20 बार से ज्यादा जीते हों। अपनी छानबीन में उसे ये पता चलता है कि मिशिगन की कंपनी GS इन्वेस्टमेंट हजारों से लेकर लाखों डॉलर तक की टिकट खरीद रही थी और जिस स्टोर से वो लोग ये टिकट खरीद रहे थे उसका नाम था बिल्स बेवरेजेस, और ये वही स्टोर था जिसके ओनर को उन्होंने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दी थी। ये पता चलते ही वो 12 जुलाई सन 2011 की सुबह बिल्स के स्टोर के लिए निकल जाती है और रोल डाउन आने में महज एक हफ्ता बाकी था। स्टोर के अंदर घुसते ही वो देखती है कि जेरी की बीबी मर्ज और स्टोर के ओनर दोनों मिलकर लॉटरी टिकट्स निकाल रहे हैं, जिसके बाद वो उनसे कुछ सवाल पूछती है, मगर वो उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि एंड्रे को जेरी की लोकेशन भी मालूम थी और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो जेरी को भी लॉटरी टिकट्स निकालते देखती है, मगर जेरी भी उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं। अब एंड्रे और ज्यादा स्टेट लॉटरी के रिकॉर्ड्स की छानबीन करने लगती है, जहां उसे ये पता चलता है कि कुछ दूसरे ग्रुप्स और भी है जो वही कर रहे हैं जो जेरी और उसकी बीबी मर्ज कर रहे हैं। लॉटरी ऑफिशियल्स भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे थे क्योंकि शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर इस स्कैम का खुलासा हुआ तो उन सभी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। मगर तभी स्टीवन ग्रॉसमैन, जो कि मैसेच्यूसेट्स का नया ट्रेजरर था,
उसे एंड्रे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके फौरन बाद ही मैसाचुसेट्स स्टेट लॉटरी के 7 कन्वीनियंस स्टोर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें बिल्स बेवरेजेस और वो स्टोर भी शामिल था जहां जेरी लॉटरी टिकट्स निकाल रहा था। 31 जुलाई की सुबह मैसाचुसेट्स के हर न्यूज़पेपर में खबर हेडलाइन बन चुकी थी, जिसे पढ़ने के बाद सभी के होश उड़ गए और साथ ही साथ ये स्टोरी अब न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई जाने लगी, जिसकी वजह से स्टेट लॉटरी और उसके एम्प्लॉयज को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस खबर के छपने के 2 दिन के बाद ही मैसाचुसेट्स स्टेट लॉटरी ये अनाउंसमेंट करती है कि अब कोई भी स्टोर एक दिन में $3000 से ज्यादा के लॉटरी टिकट्स नहीं बेच पाएगा। उधर जेरी और उसकी बीबी मर्ज का फोटो भी हर आर्टिकल में छप रहा था, जिसकी वजह से जेरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्हें हर स्टोरी में चीटर बताया जा रहा था और इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो एंड्रे को एक इंटरव्यू देगा। वही रिपोर्टर जिसने इस पूरे केस की छानबीन की थी। इस इंटरव्यू में उसने खुलकर बताया कि वो और उसकी बीबी कैसे इस लॉटरी गेम में शामिल हुए और कैसे दूसरे ग्रुप्स इस लॉटरी को मैनिपुलेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पुलिस इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, वहीं जेरी अभी भी लॉटरी से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रहा था, मगर क्योंकि एंड्रे की रिपोर्ट के बाद ये पूरा स्कैम बेनकाब हो गया था और उन्हें कोई भी ऐसा स्टोर नहीं मिल रहा था जो उन्हें बड़ी क्वांटिटी में लॉटरी टिकट्स निकाल कर दे सके। एक बार तो जेरी ने जब एक स्टोर ओनर से लॉटरी टिकट्स निकालने की बात की, तब उसने इस बात की खबर पुलिस को दे दी। जनवरी 2012 वो आखिरी महीना था जब जेरी ने आखिरी बार कैश विनफॉल लॉटरी खेली और जब उन्होंने इसे अलविदा कहा, तब तक वो $27 मिलियन कमा चुके थे। ये पैसा उन्होंने मिशिगन और मैसाचुसेट्स में पिछले 9 साल तक लॉटरी खेल कर कमाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी GS इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया। इस कहानी में जेरी ने साबित कर दिया कि लॉटरी जीतने में लक का नहीं बल्कि नंबर्स का हाथ होता है और जो लॉटरी नंबर्स दूसरों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल था, वही लॉटरी नंबर्स जेरी के लिए एक 6th क्लास की मैथ्स की तरह था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।